हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात करें चैप्टर सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 के अंदर, और इसके लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेजरमेंट के बारे में, जो कि पूरा हो चुका है। अच्छे से पहले वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। आज अपन एक नया टॉपिक है, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टोटल 6 लॉ आपके सिलेबस के अंदर है, उसमें से अपन 3 इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और 2 लॉज है वो आपने क्लास 9th के अंदर भी कर रखे हैं। तो फर्स्ट लॉ स्टार्ट करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ रखा है, गिवन बाय द एंटोनी वैन लेवेजियर। साइंटिस्ट कौन था? लेवेजियर, ठीक है, जिसको अपन फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, राइट। तो इसने स्टार्टिंग की थी लॉज देने के लिए। तो 2 लॉ, एक लॉ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो इसने दिया था प्योर टू प्योर, राइट, इन 1789 के अंदर, ठीक है। 1789 के अंदर इसने ये लॉ दिया था। उसके बाद एक और लॉ आया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि इसके साथ एक साइंटिस्ट और था, प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। उसने 1799 के अंदर मिलकर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया था, ठीक है। तो क्या था इस लॉ के अंदर? कुछ याद आ रहा है? क्लास 9 में माइंड जाना चाहिए आपका। कोई एक रिएक्शन, एक साइंटिस्ट था लैंडलॉट। कौन था? लैंडलॉट, लैंडोल्ट के, सॉरी लैंडोल्ट है नाम, अजीब सा नाम है इसका, लैंडोल्ट। उसने क्या किया, इस टाइप की एक ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर उसने इस तरफ NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया, और इस तरफ डाला उसने AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया, क्लियर। और जब इनको मिक्स किया, तो मिक्स करने पर पहले इनको वेट किया था कि इतने ग्राम ये, इतने ग्राम ये, और वेट करने पर उसको वाइट PPT मिला था इस एच ट्यूब के अंदर। इट इज एच ट्यूब, उसको वाइट PPT मिला था इसके अंदर। तो हुआ क्या था, NaCl ने जब रिएक्शन की AgNO3 से, तो मिला AgCl का वाइट PPT, और सोडियम नाइट्रेट बन गया था, ठीक है। तो वाइट PPT मिला था पूरा इसमें। तो उसने क्या देखा कि जब पहले वेट किया था और जब रिएक्शन के बाद वेट किया, तो दोनों का वेट बराबर है, नो चेंज। तो वेट बराबर है, इट मीन्स मास बराबर है, इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मीन्स इसमें जो मास है वो कंजर्व हो रहा है ना। मास नेदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, राइट। तो इस सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, है क्या लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, mass neither we create nor destroy. It means in any reaction mass of product will be same as mass of reactant. रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास क्या हमेशा इक्वल होगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, गिवन बाय द लेवेजियर, ठीक है। तो लैंडोल्ट ने इसको प्रूव किया था, जो उसका सही हुआ था, राइट। एक क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, प्रूव करना है। 5 ग्राम CH4 when burn, it produce 3 ग्राम CO2 and 6 ग्राम water. Prove that it
फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें CH4 मीथेन गैस है, वो रिएक्ट करती है किससे, बर्न हो रही है, इट मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, ठीक है, और CO2 एंड वाटर बना रही है, राइट। बैलेंसिंग कर लो, इसको बैलेंसिंग करना आना चाहिए आपको। फॉर इधर अच्छा, फॉर इधर H2 है तो यहाँ 2 लगा दिया, और इस तरफ ऑक्सीजन कितना हो गए 2, इधर 2 और 2 4 इधर 2 लगा दिया। अब बराबर है, कार्बन इधर 1 है, इधर 1 है, तो बैलेंसिंग करना आना चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम CH4, 5 ग्राम इधर CH4 है, CO2 के 3 ग्राम बन रहे हैं, और वाटर के 6 ग्राम बन रहे हैं, ठीक है। क्या ये रिएक्शन इस लॉ को फॉलो करती है? तो इसके लिए आपको इसका मास चाहिए, है ही नहीं मास इसका, है ना। तो क्या कोई तरीका जिससे अपन इसका मास निकाल सकते हैं? अगर इसका मास मिल जाए तो अपन ये लॉ लगा सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं इसका मास कैसे आएगा। यहाँ अपन को ये जो आगे दे रखा होता है नंबर किसी भी रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग करने पर, इसको अपन बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, जो कि एक मोल का रेशियो होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है कि अप्रोक्सीमेट इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है। मोल मीन्स पता होना चाहिए आपको कि इट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, है ना। ये भी आपने क्लास 9th के अंदर बात कर रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आगे नंबर लिखे होते हैं रिएक्शन के अंदर, वो इसके मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 मोल CH4 रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के 2 मोल से, ठीक है, 2 मोल मॉलिक्यूल्स। अब 2 मोल कितना होता है, 2 को मल्टीपल करो 6.022 10 23 इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 मोल मीन्स 1 मल्टीपल 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स ने इतने मॉलिक्यूल्स के, राइट। अब मुझे अगर इसके एक्चुअल कितने मोल, तो रेशियो बता रहा है, ये ना 1 और 2 लिखे होते आगे, ये सिर्फ एक मोल का फ्रैक्शन को शो करता है, एक रेशियो बताता है कि इतने रेशियो में मीथेन गैस है, इतने रेशियो में ऑक्सीजन गैस है, मोल के रेस्पेक्ट में। बट एक्चुअल मोल है कितने पता नहीं, फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर मास दे रखा है ना। तो अपन जानते हैं कि मोल जूल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो मास गिवन है आपको कितना 5 ग्राम, एंड इसका मोलर मास होता है C12 16, कितना हो गया 16। तो इससे कितना आंसर आ गया 0.3 फिर 1.31 मोल आ गया इसके मीथेन के, ठीक है, 0.31 मोल आ गए मीथेन के। अब 0.31 मोल है इसके, रिएक्शन कर रहा है कितने पता नहीं कितने मोल से, है ना, X मोल से, राइट। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आएगा नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये लॉ आप उतार लो, वीडियो पॉज करो, ये लॉ उतार लो, फिर अपन थोड़ा इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्लियर। ओके, तो मेरे पास इसके मोल आ चुके हैं कि 0.31 CH4 के मोल है। अब अपन को पता है कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल से, तो 0.31 कितने मोल से करेगा, तो अपन निकाल सकते हैं 2/1 मल्टीपल 0.31, है ना। जब 3 क्वांटिटी दे रखी होती है, उसमें 3 नॉन होती है और एक अननोन होती है, उसको अपन कंपेयर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है। तो 1 रिएक्ट कर रहा है 2 से, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल से, तो 0.31 कितने से करेगा, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। 1 कर रहा है 2 से, ठीक है, तो पूरा लिखो यहां पर, बिकॉज 1 मोल ऑफ CH4 react with amount of या मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 2 मोल। ये तो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग है, राइट, अकॉर्डिंग
टू बैलेंस, है ना, देन 0.31 मोल will react with मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितना होगा? 2/1 मल्टीपल 0.31, कितना आ गया? 2 और 6 0.62 मोल। कितना आ गया? इसका 0.62 मोल आ गया अपने पास में। अब अगर अपने पास ऑक्सीजन के मोल आ चुके हैं तो इसका मास क्या हो सकता है? देन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन कितना होगा पता नहीं कितना है, बिकॉज मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये पता है फॉर्मूला आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मोल पता है कितने ऑक्सीजन के, 0.62, है ना। मोलर मास कितना होगा पता है आपको, कितना होता है एक ऑक्सीजन का? 16, अगर मॉलिक्यूल तो 32 हो गया, ठीक है। देन मास आ सकता है इसके यहाँ से, तो ये मैं रख कर रहा हूँ, उतार लो आप यहाँ से क्वेश्चन को, है ना। तो मास आ गया इसका, मास इज इक्वल टू मोल है 0.62 मल्टीपल 32, कितना आ गया? अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। 4891 19.8684, कितना आ रहा है? 19.84, सही तो किया ना। देखो आप देख लो बार, 2 to 4 12 6 4 8 8 9, हाँ सही है, 19.84 करेक्ट है, 19.84 इतने ग्राम आपके ऑक्सीजन आ रही है। तो चेक कर लो कि अगर 19.84 ग्राम है और इसको इसमें ऐड करो और इनका चेक कर लो कितना आता है, ठीक है। तो आई थिंक बराबर नहीं आएगा, है ना। तो इट मीन्स ये फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो 19.31 कितना गया? 19.84 प्लस 0.31 इज नॉट इक्वल टू, इधर कितना है? 3 और 6, 3 और 6 ग्राम, यानी कि इधर 9 ही हो रहा है, 3 + 6 ग्राम। तो बात मान नहीं रही है, बराबर नहीं है, इट मीन्स ये लॉ फॉलो नहीं करता है, क्लियर। तो इस रेशियो में रिएक्शन ये होगी नहीं। अगर आप इतना अमाउंट लोगे तो ये रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, कुछ अमाउंट बच जाएगा। वैसा नहीं कि रिएक्शन होगी नहीं, रिएक्शन तो होगी, लेकिन ये सारा का सारा जो मास दे रखा आपने 5 ग्राम, वो इस पूरे प्रॉपर ऑक्सीजन से इतना रिएक्शन नहीं कर पाएगा, कुछ बच जाएगा, ठीक है। इसको अपन बोलता है लिमिटिंग एजेंट, अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो रिएक्शन है, इस कंडीशन में इनका जो मास के अकॉर्डिंग है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन given by the Proust in 1799, ठीक है। तो फटाफट नोट करते रहे, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ आपने कर रखा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? कि कोई भी अगर एक कंपाउंड होता है तो उसके अंदर जो एटम का मास रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लाइक अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो अगर रेन वाटर है या फिर आइस वाटर है, वाटर तो वाटर ही होता है, इसका मास कितना होता है? इसका 1, यहाँ पर 2 एटम है तो 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है मास एटम का है? 16, कितना रेशियो आ रहा है यहाँ पर? 1:8। जो वाटर का जो 1:8 मास रेशियो है, इट विल बी सेम इन ऑल काइंड ऑफ वाटर। जहाँ पर भी वाटर होता है वहाँ पर सबका एच और ओ रेशियो कितना आता है?
1:8 ही आता है। अब ये कैसे आता है, 2 कैसे आया, 16 कैसे, ये पता होना चाहिए आपको कि मास कैसे निकालता है। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, उसको बोलते हैं मास। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, राइट। ओके, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होता है, प्रोटॉन 1 होता है, दैट्स इट्स मास 1 होता है। यहाँ पर 2 एटम है तो 2 आ गया, ऑक्सीजन कितना आ गया 16। ठीक है, तो कितना आ रहा रेशियो 1:8। CO2 कितना था, CO2 12 16 3:4। तो अगर आप CO2 को भले ही कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं HCl की, तो बनाता है CaCl2 प्लस CO2 एंड वाटर। तो एक CO2 यहाँ मिल रही है। अगर आप CH4 को रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, बनाता है CO2 एंड वाटर। एक CO2 यहाँ मिल जाता है, एक CO2 कहीं से ही मिले, अगर CO2 है वो तो उसका मास रेशियो हमेशा सेम रहेगा 3:4। यही लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑपरेशन ऑफ मास, ये लॉ है। यानी कि कंपाउंड के अंदर जो मास रेशियो है एटम का, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेम मतलब कांस्टेंट रहेगा, नॉट सेम, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल कहीं उतार लो ये वाला, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, रफ कर दूं। ओके, in any compound the mass ratio of atoms will be constant. In any compound the mass ratio of atoms will be constant. Does not matter what is the source of this compound. ठीक है, कंपाउंड का सोर्स क्या है कोई मैटर नहीं करता है। कंपाउंड है तो वो उसका जो एटम का मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। H2SO4 कितना होता है 232 और 64, इसमें रेशियो कितना आ रहा है 1:16 32। तो ये रेशियो 1:16 32 ये क्या रहेगा, सारे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सेम रहेगा, राइट। ये इसका मास रेशियो है। HCl 1:35.5 या 35 अप्रोक्सीमेट, तो 1:35 ये HCl में सेम रहेगा। ठीक है, PCl5 इसका होता है 31, इसका होता है 35.5 को 5 टाइम मल्टीपल करो कितना आता है। ठीक है, तो जो भी आएगा वो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। क्लियर। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड हो उन सब के अंदर एटम का मास रेशियो से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट चेंज। क्लियर। मास रेशियो की बात कराओ, नॉ की मास की। तो ये उतारो, फिर एक नेक्स्ट फ्लो करते हैं। ये तो आपने क्लास 9th में भी कर रखा है, नॉट डिफिकल्ट ऑल आर दिस। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डॉल्टन था साइंटिस्ट, उसने दिया था। क्लियर। अब उसने क्या बोला कि कोई ऐसे दो एटम जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, दो एटम जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, CO2 बना रहा है और CO बना रहा है। सपोज दो एटम है, रिएक्शन कर रहे हैं
और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं। ध्यान से समझना, इसको लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वी आर गेटिंग एग्जाम्पल, उसके बाद अपन इसको लिखेंगे। पहले समझ लो, उसके बाद इसका क्या है डेफिनेशन बताएंगे। तो दो आइटम है, मिलकर दो कंपाउंड बना रहे हैं, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अपन दो ले रहे हैं यहाँ पर, CO2 एंड CO। तब इनका जो मास रेशियो है, ठीक है, CO2 में कितना मास रेशियो था, इसमें CO2 के अंदर कार्बन का होता है, कितना होता है कार्बन का 12, इसके अंदर कितना मास है 12 है, ठीक है। दो एटम है, कंबाइन हो रहे हैं, CO2 एंड CO बना रहे हैं, तो कार्बन का जो मास है वो क्या है, सेम है, बट ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है। यहाँ कितना है 32, यहाँ कितना है 16, राइट। कितना मास इधर ऑक्सीजन का 16 ही है, इधर कितना है 32 है, ठीक है। टू एटम्स कंबाइन एंड मेक मैनी कंपाउंड्स, देन एटम that combine with fixed mass of atom, एक एटम जो उस एटम से कंबाइन हो रहा है जिसका मास फिक्स है, जिसका मास क्या है फिक्स है। इन दैट कंडीशन द रेशियो ऑफ दैट एटम विल बी द सिंपल रेशियो इन दैट कंपाउंड। जो भी एटम कंबाइन हो रहा है किसी फिक्स मास वाले एटम से, तो जो कंपाउंड के अंदर उस एटम का मास रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं ऑक्सीजन का कितना है 32, इधर कितना है 16, इनका रेशियो कितना आ रहा है 2:1 रेशियो। देख 2 और 1 एक तरह क्या है सिंपल होल नंबर रेशियो है, क्लियर। वापस बता रहा हूं मैं इसको, जब दो एटम कंबाइन होते हैं, व्हेन टू और मोर atoms combine and make many compounds, then atom which is combined with the fixed mass of atom which is combined with the fixed mass of atom have simple whole number ratio of its mass in that compound। simple whole number ratio, ये whole number ratio है of its mass, अपने मास का, किसके अंदर कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको फोकस करना पड़ेगा, तब आएगा। फटाफट पहले इसको लिखो डेफिनेशन। व्हेन टू एटम्स कंबाइन एंड मेक मैनी कंपाउंड्स, when two atoms combine and make many compounds, then atom which is combined with fixed mass of atom give simple whole number ratio of its mass, simple whole number ratio of its mass in compound and compounds, ठीक है। डेफिनेशन कॉम्प्लिकेट है, लेकिन अगर एग्जाम्पल से आप बनाओ डेफिनेशन तो बहुत इजी है, ठीक है। एग्जाम्पल को माइंड में सेट रखो और उसके अकॉर्डिंग आप बनाओ डेफिनेशन। व्हेन टू एटम्स कंबाइन एंड मेक मैनी कंपाउंड, टू एटम कंबाइन हो रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। देन एटम विच इज कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ एटम विच इज कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ एटम, ये एटम कंबाइन हो रहा है फिक्स मास ऑफ एटम से, ठीक है। देन इसका जो मास रेशियो एक होल नंबर रेशियो होगा कंपाउंड के अंदर, क्लियर। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, SO कंबाइन हो रहा है, इधर बन रहा है SO2, इधर बन रहा है SO3, ठीक है। तो यहां पे इसका मास है 32, इधर भी 32 है, S का मास कितना है 32,
यहाँ कितना है 32, ऑक्सीजन का मास इधर कितना है 48। क्लियर? तो ये तो है टू एटम्स कंबाइन एंड मेक मैनी कंपाउंड्स, देन एटम विच इज कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ एटम, विथ फिक्स मास ऑफ एटम विल गिव सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ इट्स मास। अगर इसका अपन रेशियो निकल कितना आता है 2:3 आ रहा है, तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है ऑफ इट्स मास, अपने मास का इन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और एग्जांपल देख लो एक बार, ये रफ कर रहा हूं मैं, कर दो। ओके, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस फिल मेक यू परफेक्ट। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बुक्स में ज़्यादातर होता है ये। यहाँ पर N का मास कितना, O का मास कितना है, ठीक है, सारे कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पर कितना है 28 है N2 का मास, N का मास इधर कितना है 14, इसके अंदर इधर कितना है 28, इधर कितना है 28, इधर कितना है 28। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है इस तरफ 16, इधर कितना है 16, इधर कितना है 48, इधर कितना है 64 है ना, 16 for 64, इधर कितना है 80 है। क्लियर? तो आपको N का मास पता है, ऑक्सीजन का मास पता है, तो रूल अपना लॉ कहता है कि एटम विच इज कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एटम। तो यहाँ पर एक एटम कंबाइन हो रहा है फिक्स मास ऑफ एटम, तो यहाँ पर आपको फिक्स मास नहीं दिख रहा है, इधर 28, इधर 14 आ गया, फिर 28 है। ठीक है, तो कोई भी एक एटम को फिक्स मास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबको अगर 14 मानता हूँ, अगर मैं इधर मिनिमम कितना है 14 है ना, तो अगर इसका मैं 14 मानता हूँ तो 14 रिएक्ट करेगा कितने 8 से, 28 कर रहा है 16 से, तो कितना करेगा 14 करेगा 8 से। ठीक है, मेक सिंपल रेशियो ऑफ N, सिंपल रेशियो ऑफ मास ऑफ N, देन वी गेट N इज इक्वल टू व्हाट, इधर 14, इधर 14, इधर 14 कर दिया, 14। ठीक है, इसका सा लिखो, गेट इक्वल ऑल द मास ऑफ N एज 14 के आपको इक्वल करना है सबके मास। तो यहाँ पर 14 से 14 कर दिया मैंने। ठीक है, अब उसके क्या होगा, अगर यहाँ पर 14 मास मानते हो तो इधर कितना आएगा 8 आएगा, इधर 14 16 है ही है, कोई टेंशन नहीं है। इधर अगर 14 लेते तो इधर कितना आएगा, इसका हाफ करोगे कितना आएगा 24, 24। ठीक है, इस तरफ भी 14 अगर लेते तो इधर कितना आएगा, हाफ करो 32 आ जाएगा, राइट। इस तरफ भी हाफ करो कितना आएगा 40 आएगा। क्लियर? अब ये लॉ बैठ सकता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का मास डिफरेंट आ रहा है, दैट इज कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ एटम, इसका मास फिक्स हो गया। क्लियर? तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या आएगा, 8 with 8 16, 8 with 16 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्लियर? तो अब ये लॉ बैठ रहा है कि when two atoms combine and make many compounds बन रहा है इसके अंदर, then atom which is combined with fixed mass of atom which is combined with fixed mass of atom bear simple whole number ratio of its mass in compounds। अपने कंपाउंड्स के अंदर मास का रेशियो एक होल नंबर रेशियो बनाएगा जो एटम किसी फिक्स मास ऑफ एटम से कंबाइन करता है। ठीक है, तो ये 3 लॉ पढ़ लिए, 3 लॉ और रहेंगे आपके। लॉ एवोगाड्रो लॉ है ना, वॉल्यूम का लॉ है गैलोसियस का, और एक रेसिप्रोकल का लॉ है।
ये 3 लॉ बचा, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। फिलहाल तो इस पे प्रैक्टिस करो, फोकस करो, लर्न करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।